Hello everyone, subscribe and hit the bell icon so that you will be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. I am Shalini Bhatnagar. This video is basically for class 9 students. Again, अभी 9th के वीडियोस बन रहे हैं. लास्ट जो पार्ट 1 था हम लोगों ने मोशन के बारे में बात किया था उसमें कि उसके अंदर हमने वो देखा कि कैसे क्या डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है. इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, या आपको एक चीज जो एक ट्रिक है जिसको यूज करके आप इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हो, तो वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ. जरा ध्यान से सुनिए. जैसा कि आप जानते ही हो, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा चुकी हूँ कि जो ये ग्राफ्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो दो टाइप के हैं, एसटी और वीटी. ठीक है, एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ. तो दो टाइप के हम लोगों ने ग्राफ पढ़े, एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ. एसटी ग्राफ का मतलब था डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बिकॉज ग्राफिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ के अंदर जब हम बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. हम सिर्फ वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं. हम ग्राफ में कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं दिखाते हैं. तो ग्राफिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों का ग्राफ आप सेम बना सकते हो. हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, तो हम हमेशा बोलेंगे स्पीड. अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, तो हम हमेशा बोलेंगे वेलोसिटी, क्योंकि कंसेप्चुअली तो दे आर डिफरेंट बट ग्राफिकली दे आर नॉट. ठीक है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होता है, तो हम हमेशा बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा. एंड सिंस डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज स्पीड, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो दैट मीन्स स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो दैट मीन्स वेलोसिटी. इसी तरह से अगर स्पीड टाइम ग्राफ, हालांकि स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि उसके बाद तो एक्सेलरेशन ही है, तो बस बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कंफ्यूज होते हैं. तो जब आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है, कंसेप्चुअली पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. ठीक है, बट जब हम ग्राफिकली बात करेंगे प्लॉट करते टाइम, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन इज डिनोटेड इन द ग्राफिकल मेथड. ठीक है, हम कोई ग्राफिकल मेथड में कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ टाइप्स किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिए. डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, ये हम लोगों ने दो टाइप के ग्राफ्स पढ़े थे. उसमें हमने देखा स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो आपका एक्सेलरेशन 0 होता है या फिर बॉडी एट रेस्ट होता है, जिस भी ग्राफ के बारे में आप बात कर रहे हो. ठीक है, ओके. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी निकालो या स्पीड निकालो. ठीक है, अगर आपसे बोला है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपको स्पीड निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें हमेशा स्लोप निकालना पड़ेगा. स्लोप, ध्यान से देखिए क्यों मैं ऐसा कह रही हूं. अगर मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो टाइम होता है वो हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो डिस्टेंस है या कोई भी दूसरी क्वांटिटी है उसको हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं. इट इज कन्वेंशनल दैट टाइम हैज टू बी ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो आपको टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है, ध्यान रखिएगा. अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालना है तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा. उसके लिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन है तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से ले लिया. ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इससे एसटी ग्राफ है, इसका स्लोप निकालो. देखिए जरा इधर, स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा हाइट अपॉन बेस. ठीक है, अब जरा इस केस में देखिए, हाइट पे कौन है, डिस्टेंस, और बेस पे कौन है, टाइम. तो क्या मैं इसको डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोल सकती हूँ? मुझे बताइए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला है? स्पीड का, है कि नहीं? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपसे कहा जाए कि स्पीड निकालनी है तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, स्लोप, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन में बेस, विच इज ग्राफिकली डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ठीक है, अच्छा. इसी तरह से अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा है और आपसे बोला है एक्सेलरेशन निकालो, एसटी की जगह पे वीटी ग्राफ दे रखा है और आपसे बोला है क्या कि एक्सेलरेशन निकालो, तो भी हमें स्लोप ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity. Now formula become h upon में v, that means v upon में t, which is the formula of acceleration. ठीक है, अगर आपसे डिस्टेंस टाइम देकर के पूछे कि स्पीड निकालो तो आपको स्लोप निकालना है. सेम अगर आपसे vt टाइम देके पूछे कि एक्सेलरेशन निकालो तो भी हमें स्लोप ही निकालना है.
ठीक है, अगर आपसे बोले स्पीड टाइम लेकर के कि भाई डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, अगर आपसे बोला है स्पीड टाइम लेकर के डिस्टेंस निकालो या वेलोसिटी टाइम लेकर के डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। ये क्यों निकालना है, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। देखिए जरा इधर, STVTA, ऊपर जाओगे स्लोप, नीचे आओगे एरिया। ऊपर जाने से मेरा मतलब है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है ना, आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको स्पीड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप ऊपर जा रहे हो एक स्टेप ऊपर, जितना ऊपर जाओगे तो आपको निकालते रहना है स्लोप, नीचे आओगे तो आपको निकालते रहना है एरिया। जब आप हायर स्टडीज में आ जाओगे, तो अभी मैं इसको स्लोप और एरिया बोल करके समझाना पड़ रहा है मुझे, वहां पे एक कैलकुलस आ जाती है पूरा, जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत क्योंकि वो बहुत आगे की बात है, इसलिए यहाँ पे अभी हम स्लोप और एरिया की बातें करेंगे। ठीक है, तो STVTA, ऊपर जाओगे स्लोप, नीचे आओगे एरिया, क्योंकि ए से तो हमसे कभी पूछेगा नहीं वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं पढ़ा है जिसका नाम AT हो, है ना। लास्ट पॉइंट तो आपका एक्सेलरेशन ही था, समझ में आया ये चीज। ओके, तो अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के बारे में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। ठीक है, तो हमारे पास मोशन को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर मोशन को डिनोट करने के लिए, मोशन के वेरिएबल को समझने के लिए 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं। इनका एक रिलेशन होता है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। देखिए इधर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, वेयर V इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन एंड T इज टाइम। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन होती है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेयर S इज डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, T इज टाइम, A एक्सेलरेशन, T इज टाइम। ठीक है, इसके बाद V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। 3 इक्वेशंस हैं जिसके हेल्प से हम मोशन को समझते हैं या न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, ये तीनों ही इक्वेशंस सिर्फ अप्लाई तब होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन सेम रहे, वेरिएबल ना हो। इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ये इक्वेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे उसके केस में। हालांकि वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, 9th क्लास में आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही दिया गया है, तो आपके ऑलमोस्ट सभी इक्वेशंस में ये फॉलो अप होगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बताया, उसको ये याद रखिए, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन ओनली दीज 3 इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखिए जरा इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट है, जो एक्सेलरेशन है वो तो आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन को तो अभी कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। तो देखिए ये जो रिलेशन है, पहला जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम है। तो क्या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को मैं नॉर्मली वेलोसिटी टाइम रिलेशन लिख सकती हूँ? क्या ये जो रिलेशन है, दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन से भी जाना जाता है। ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो ये रिलेशन किस किस के बीच में है, V, U और T के बीच में, वेयर V एंड U आर द वेलोसिटी फाइनली, दोनों तो वेलोसिटी ही है, तो मैंने इसको वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जरा इधर, डिस्टेंस है, U तो मल्टीप्लाइड टर्म में है, दैट इज टाइम, उसके बाद ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, तो बचा हमारे पास टाइम। यहाँ पे U कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम U को नहीं देखेंगे, U इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो ये क्वांटिटी तो आपकी अलग ही हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज नॉट द वेलोसिटी। हमने वहां पे, अब आप सोचोगे कि A के साथ भी तो टाइम मल्टीप्लाई में था, बट लेकिन A को हमने कांस्टेंट मान लिया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी A कांस्टेंट है। इस वाले टर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन होगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। इस रिलेशन को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन या पोजिशन टाइम रिलेशन। बात देखिए, डिस्टेंस टाइम रिलेशन और पोजिशन टाइम रिलेशन, जो आपको मन करे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखिए इधर, यहाँ तो इधर साइड लेफ्ट साइड वेलोसिटीज हैं, A कांस्टेंट है, बचा क्या, डिस्टेंस। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट टर्म है, तो बचा क्या, डिस्टेंस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस रिलेशन। तो वेलोसिटी डिस्टेंस या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि, ये नहीं आपसे पूछा है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपसे बोल दिया है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, या डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली कौन सी इक्वेशन डिराइव करनी है वहां पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बहुत स्कूल्स में वो उसको थोड़ा सा घुमा के देते हैं और बच्चों को आता है उसको डिराइव करना, लेकिन वो नाम उन्होंने कभी याद नहीं होता है, वो नाम उन्होंने सुना नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं भी या जो स्कूल्स हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई पका पकाया खिचड़ी दे दिया, जाओ फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करो ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, मोस्टली स्कूल्स में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन मीन्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन मीन्स डिस्टेंस टाइम या पोजिशन टाइम रिलेशन, थर्ड इक्वेशन मीन्स वेलोसिटी डिस्टेंस या वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें इसको ग्राफिकली प्रूव करना है, ठीक है। तीनों ही इक्वेशंस हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है। तो मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द ग्राफ्स, ठीक है, कि एसटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या नो मोशन या एक्सेलरेशन इज जीरो, वट एवर इट इज, वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करें डेरिवेशन के बारे में, तो आपको एक एजम्पशन वहां पे लिखना होगा, ठीक है। आपको क्या एज्यूम करना है। हम हमेशा जब हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हम वीटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ मैंने लिया है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, इसमें मुझे एक ऐसी बॉडी को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को प्लॉट करना है जो जिसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, मतलब वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल ट्रेन की बात करते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं। ट्रेन की बात करते हैं, एक ट्रेन चल रही थी 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सडनली उसने अपनी स्पीड को बढ़ा करके 72 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो उसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी वो 52 रही होगी, जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वो 72 रही। तो दैट मीन्स कि दैट ट्रेन इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं होता तो दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है। तो मैं ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो नॉर्मली अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट हैज सम वेलोसिटी, इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, वो थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे हम, यहां से और ऐसे बना देंगे। इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप प्लेस कर रहे हो वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो उसमें की कोई ना कोई वैल्यू है जिसकी वजह से यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 30 मीटर पर सेकेंड, वट एवर इट इज, कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब क्योंकि उस वैल्यू के बारे में, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो मैं इसको पॉइंट दे देती हूँ ए। तो O टू A मान लो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, दैट इज U, ठीक है। वो जीरो से नहीं कर रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी, और सिंस हम इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट करते हैं, मैंने O टू A U लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इधर A, और मान लीजिए कि इसकी जर्नी जाकर के इस पॉइंट पे स्टॉप हुई है, B पे, ठीक है। तो B पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे ज्वाइन कर दूं और मैंने इस पॉइंट को C पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने C मार्क कर दिया है, तो B टू C का जो वैल्यू है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी V, है ना। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और जो B पॉइंट पे है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो हम एजम्पशन के बारे में बात कर रहे थे कि अगर मैं एजम्पशन लिखूंगी यहाँ पे, तो आप क्या लिखना है आपको एजम्पशन में कि लेट एन ऑब्जेक्ट, yeah, let us suppose an object is traveling with some initial velocity, that is u. After some time it changes its velocity and then the velocity becomes v, मतलब final velocity हो गई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है और उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है v, ठीक है। तो A टू B ने में उसमें क्या मतलब जो एक्सेलरेशन हुआ था वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओके। ओके, तो देखिए इधर मैंने यहाँ एजम्पशन लिख दिया है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या एजम्पशन है कि लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है O टू A, मैंने क्या बोला कि ये क्या है आपका u, दिस इज डिनोटेड बाय u. u इज व्हाट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन दिस केस, ठीक है। अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम उस पॉइंट को यहां से मार्क नहीं करेंगे, रिमेंबर इट,
ठीक है। इसके बाद इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या इट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, ए टू बी स्ट्रेट लाइन, इसीलिए बनाया है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट विद इन एक्सेलरेशन ए आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। तो ये आपका एजम्पशन है, इसको याद रखिएगा। तो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी v और बी इनिशियल वेलोसिटी u, एंड बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी v हो गई, ठीक है। ये मैंने अभी मार्क किया था एक अलग कलर से ताकि आप उसको ध्यान से देख पाओ, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं b को c से कनेक्ट कर दूं तो b टू c की वैल्यू आपको आ गई क्या, v। अब देखिए जरा, क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ, ये मेरा कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ कुछ हो गया है, ठीक है। इसको मैंने डी बोल दिया, ठीक है। और O2C की जो वैल्यू है, देखिए इधर जो O2C की आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, इसको हम टाइम से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज ये टाइम एक्सिस है। तो अगर O2C t है तो क्या A2D भी t हो जाएगा, A2D भी t हो जाएगा। एंड इफ O2AU है तो D2C भी U हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल टाइप का शेप बन गया है यहाँ पे आपका। तो रेक्टेंगल के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिंस OC एंड AD इक्वल होगा तो दोनों को मैंने T वैल्यू दे दिया। देखिए इधर OA और CD जो है वो आपका U के इक्वल हो गया। अब देखिए जरा, B2C की वैल्यू है V और D2C की वैल्यू है U। तो मुझे बताइए B से लेके D तक का डिस्टेंस जो है वो आपका कितना होगा? क्या मैं इसको V माइनस U लिख सकती हूँ? जो B टू D का डिस्टेंस है, फिर से देख लीजिए इधर, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो V के इक्वल है और जो छोटा वाला डिस्टेंस है वो U के इक्वल है। तो BD की वैल्यू V माइनस U है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? तो यहाँ पे एजम्पशन की आगे ही हम लोग लिख लेते हैं वैल्यूज को। OA इज इक्वल्स टू DC, OA इज इक्वल्स टू CD, CD that is U, OC is equals to AD that is T, और आपका जो BC, B2C की जो वैल्यू है वो आपकी V है, D2C की जो वैल्यू है वो आपकी U है। therefore BC क्या हुआ, जो BD की वैल्यू है, देखिए इधर BD की वैल्यू क्या आएगी, BD is equals to BC minus DC that is V minus U। ये वैल्यूज हमारे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे बहुत काम आने वाली है तो ध्यान रखिएगा। ये आपका एजम्पशन पार्ट है। अब एक एक करके इसी एजम्पशन सेम रहेगी, तीनों इक्वेशंस के लिए आपकी एजम्पशन सेम रहने वाली है। एजम्पशन सेम रहेगी, एक एक करके हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल रहे हैं। देखिए इधर वेलोसिटी टाइम रिलेशन दैट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये जो है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे आप जब फॉर्मूले या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इक्वेशंस याद रखनी पड़ेगी, आपको लर्न कर देना है। अगर बोल रहा है कोई कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताओ या फर्स्ट इक्वेशन बताओ तो आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए दैट इट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, राइट। अब देखिए जरा, ग्राफ कौन सा है, VT ग्राफ। बताइए मेरे पास ग्राफ में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफ में आपको कौन कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है। देखिए मेरे पास V है, U है, A है, T है। इस ग्राफ के अंदर आपको कौन कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, V दिखाई दे रहा है, V ये रहा, U दिखाई दे रहा है ये रहा, T दिखाई दे रहा है ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको A दिख रहा है इस ग्राफ में? A दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऑब्वियसली नहीं दे रहा, तो मतलब V, U और T मेरे पास ग्राफ में मेरे को गिवन है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता। तो अब मुझे बताओ उस ट्रिक के बारे में जब मैं बोल रही थी ST, VT, A ऐसे करके एक ट्रिक बताई थी ना। तो ST, VT, A मतलब ऊपर जाओगे तो स्लोप, नीचे आओगे तो एरिया। मुझे बताओ कौन सा ग्राफ है, VT। मुझे क्या चाहिए, A। ऊपर जाओगे कि नीचे आओगे? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कौन सा ग्राफ है बेटा, VT ग्राफ है ना। और हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्राफ में एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। तो VT ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, दैट मीन्स मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। किसका स्लोप निकालू, स्लोप ऑफ लाइन AB, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो A टू B हो रहा है कि नहीं। तो मुझे एक्सेलरेशन भी A टू B तक निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB आपको स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है हाइट अपॉन में बेस।
कुछ टीचर्स इसको ऐसा कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 x2 y1 y2 करके, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है 9th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो 11th क्लास का कंसेप्ट है, आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो। सो मैं थोड़ा इजी वे आपको करके बता रही हूँ। ध्यान से देखिए, हाइट अपॉन में बेस मुझे चाहिए। मुझे बताइए A to B की हाइट कितनी है? A to B हाइट कितनी है? हाइट पूरी BC है या B से लेके D है? B to C हाइट है या B to D हाइट है? सिर्फ A to B की बतानी है बेटा। अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा होता तो हाइट पूरी होती, लेकिन ये A से स्टार्ट हो रहा है तो A to B की हाइट कितनी है? BD, इसीलिए मैंने ये वैल्यू निकाली ना यहाँ पे B माइनस U। ठीक है, तो सिंस फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज हाइट अपॉन में बेस, तो मेरी हाइट कितनी है यहाँ पे? BD, B to D, और बेस कितना है? AD अपॉन में AD। बेटा डायरेक्टली वैल्यूज मत रखिएगा, वरना दिखाई देता है कि आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, कि ग्राफ के थ्रू आपको प्रूफ करना है। आपने BD AD या कोई भी ऐसे वेरिएबल आपने इसमें यूज नहीं किया है, यू जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड देन फाइंड आउट द इक्वेशन, तब आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि जब आप डिराइव कर रहे हो तो उसमें ग्राफ में जो दे रखे है, जो डेटा आपने ग्राफ में एज्यूम किया है, उसी को यूज करो, तभी वो पता चलेगा कि हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपने उसको डिराइव किया है। ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी है बेटा? अभी मैंने आपको बताया BD की वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी थी, दैट इज BC माइनस CD। तो कितनी हो गई? V माइनस U। डायरेक्टली लिख रही हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीछे कि कहां से निकाला है। AD, A to D वैल्यू कितना है आपका? T। जरा देखो देखो, क्या ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। एक्सेलरेशन तो यही होता है, जादू। देखो अब इधर अपॉन में 1 रखिए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो AT आ जाएगा, और ये आ जाएगा V माइनस U। हमें चाहिए V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे बेटा। तो V अगर मैं यही रहने दूं, इसको वहां पहुंचा दूं, तो क्या ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। दिस इज व्हाट वी कॉल वेलोसिटी टाइम रिलेशन, राइट? समझ में आया ये चीज कि किस तरह से आपने इस इक्वेशन को डिराइव किया है। हमें ये याद रखना है कि ग्राफ कौन सा है, हमें ये याद रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम ग्राफ यूज कर रहे हैं दैट इज VT। ठीक है, क्यों हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में VT को यूज कर रहे हैं? क्योंकि VT को यूज करके आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, और VT को यूज करके आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। समझ में आया है? तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो VT ग्राफ हमने यूज किया, एजम्पशन मैंने आपको समझाया, एंड देन वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझ में आया ये? ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको भी हम सेम डायग्राम यही रहेगा, एजम्पशन यही रहेगा, सब कुछ सेम है। बस अब हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो VT को यूज करके हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो देखिए हम लोग किस तरह से निकालेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन को। क्या होता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, वापस से आते हैं इक्वेशन पे। हमें U दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। T दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं है? डिस्टेंस। VT ग्राफ है, अब डिस्टेंस निकालना है। सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशन में हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो VT ग्राफ है, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। जरा देखिए, ट्रिक के हिसाब से नीचे आना पड़ेगा। VT ग्राफ है, इसीलिए हमने इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए VT ग्राफ लिया है, क्योंकि VT ग्राफ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो VT ग्राफ है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द इक्वेशन या एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशंस थोड़ी सी बच्चों को ट्रिकी लगती है, ऑल्दो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी, बट क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, पिछली वाली इक्वेशन छोटी सी थी, थोड़ी सी ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं इससे। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको समझा सकूं इसको। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज रिवाइंड इट एंड देन कंटिन्यू। देखिए इधर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो VT ग्राफ है, मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। नाउ अब एरिया के लिए S इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? एरिया। एरिया अंडर द कर्व, जो भी AB के साथ में, जो भी AB जिस भी एरिया को कवर कर रही है, पूरे एरिया को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो फिगर्स दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो यहीं पे दिखाई देने लग जाएगा आपको इक्वेशन।
रेक्टेंगल का एरिया होता है, अगर मुझे पूरा एरिया निकालना है तो अगर मैं इसको ए बी डी और ओ ए डी सी का अलग अलग निकाल के ऐड कर दूं तो भी तो मैं पूरा एरिया निकाल सकती हूँ ना। ट्रेपेजियम मत सोचो अभी, क्योंकि फॉर्मूला को देख के चलेंगे, फॉर्मूला को देख करके चलना है बेटा, ट्रेपेजियम मत सोचो अभी, क्योंकि अगर ट्रेपेजियम आप सोचते हो तो आपको ये नहीं u इंटू टी नहीं मिलेगा। देखिए जरा इधर, फर्स्ट टर्म है आपकी यू टी, वो कैसे मिल रही है आपको? रेक्टेंगल का एरिया यूज करके, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गया टाइम, ब्रेड्थ हो गया यू, तो u इंटू टी दिखाई दे रहा है? अच्छा, ट्रायंगल का एरिया होता है, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का कुछ दिख रहा है यहाँ पे, उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए जरा इधर, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो ये भी ट्रायंगल के एरिया जैसा ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें इक्वेशन को देखते हुए डिराइव करना है उसको, इसीलिए हम इसका पूरा ट्रेपेजियम ना लेकर के हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएबीसी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस, या पहले मैं रेक्टेंगल लिख देती हूँ क्योंकि यूटी वाली टर्म आपकी पहले है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ठीक है। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना लिख करके मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है। ओ ए इंटू ए डी, ये आपका हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ट्रायंगल के लिए हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए डी, इंटू हाइट, हाइट क्या है बी डी। अब बस हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। देखो इधर, ओ ए क्या है u इंटू टी, तो यू टी तो आ ही गया हमारा, आधी इक्वेशन सॉल्व हो गई। देखिए इधर, प्लस हाफ ए डी क्या है बेटा, ए टू डी, टी इंटू बी टू डी क्या है, v माइनस यू। अब मुझे यहाँ पे हाफ इंटू टी तो मिल गया है, हाफ इंटू टी मिल गया, बचा क्या, a इंटू टी, क्योंकि टी का स्क्वायर है ना भाई। क्या मैंने हाफ ए टी स्क्वायर अगर लिख लूं तो मुझे इसमें से हाफ इंटू एक टी तो मिल गया है, बचा क्या है, a इंटू टी, तभी तो बना होगा, है कि नहीं। तो अब देखिए हाफ इंटू ए इंटू टी कहां से आएगा, मुझे v माइनस यू नहीं चाहिए, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, जरा देखो दिखाई दे रही है आपको इक्वेशन, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू को मैं ए टी लिख सकती हूँ। देखिए जरा इधर, सिंस पहली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, उसको हमने बोला था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी नहीं हो गया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो मैंने v माइनस यू की जगह पे क्या लिख दिया है, ए टी, बस हो गया सॉल्व। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया? तो नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमें डिस्टेंस ही निकालना है, उसमें हम पूरे ट्रेपेजियम की बात कर लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नहीं समझ में आया है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन इज डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन या डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्योंकि डिस्टेंस को हम पोजीशन की टर्म से भी बोलते हैं कि पोजीशन होता है, ठीक है। ओके, अगर मुझे अब क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आपको डिराइव करना है, ठीक है। देखिए जरा इधर, यहाँ पे भी मुझे डिस्टेंस ही निकालना है, तो s इज इक्वल टू, इस बार भी हम एरिया ही निकालेंगे क्योंकि वीटी ग्राफ है, नीचे आना है, इस बार हम एरिया पूरा निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वहां पे अलग अलग इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे इक्वेशन में फुलफिल कर रहा था वो कंडीशन, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप पूरा निकाल दो। ओ ए बी सी ट्रेपेजियम, अब आपको याद होना चाहिए कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। जरा देखिए हाफ, अब इस ग्राफ में
ओ ए बी सी में पैरेलल साइड्स कौन सी दिख रही है आपको ट्रेपेजियम की? क्या ओ ए और बी सी ये दोनों पैरेलल है? तो नॉन पैरेलल कौन सी है? ए बी और ओ सी, राइट? तो पैरेलल साइड्स हो गई आपकी ओ ए और बी सी। तो सम करना है मुझे ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट। अब अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो आपकी हाइट हो जाएगी ओ सी, है ना? पैरेलल साइड्स ये हैं तो हाइट आपकी ओ सी हो गई। अब जरा वैल्यूज पुट कीजिए, जरा देखिए, मुझे बताइए। हाफ है ओ ए कितना है बेटा? यू है, प्लस बी सी कितना है? पूरा पूरा बी सी वी है, इंटू ओ सी कितना है? टी है। अब तो इतना हो गया, इतना काम तो आपका हो गया, ठीक है ना? कि वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब क्या करें? देखो इधर, क्या आपको उस इक्वेशन में कहीं पे टी दिखाई दे रहा है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्या कहीं पे टी है? नहीं। मतलब मुझे इस टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, किडनैप करना पड़ेगा ना? कैसे किडनैप करेंगे? अगर मैं एक स्टूपिड एग्जांपल दूं, क्योंकि बहुत देर से हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो आप बोर ना हो जाओ। अगर आपको किसी को किडनैप करना है ऑब्वियसली, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, तो आप क्या करते हो? उसकी जगह पे हम शक्ल भेज देते हो। बॉलीवुड मूवीज में यही होता है, हम शक्ल देख लो ना, कि अगर किसी को वहां से किडनैप करना है तो, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, तो आप क्या करते हो? उसको किडनैप करते हो, उसकी जगह पे उसका डुप्लीकेट भेज देते हो। ऐसे कुछ हम लोग यहाँ करने वाले हैं। देखिए जरा इधर, आपको क्या करना है? टी को किडनैप करना है और टी की जगह पे उसका हम शक्ल भेज देना है, ताकि इक्वेशन को पता ना चले हमने क्या गड़बड़ी की है ना? मतलब वैल्यूज बदलनी नहीं चाहिए, वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली मेरा मतलब क्या है? दैट यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी बाय यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इस टी की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि मुझे इक्वेशन में टी नहीं दिख रहा है, तो मुझे टी की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि टी की वैल्यू आपकी मिलेगी आपको फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखिए, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं दैट v माइनस यू इज इक्वल्स टू, या सॉरी पूरा ही लिख देती हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 8। मुझे t की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी। अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो a यहाँ चला जाएगा, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t, ठीक है? तो मेरे को t की वैल्यू मिल गई, t का हम शक्ल मिल गया। अब मुझे इसको t की जगह पे पुट करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है? देखिए जरा इधर, अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ, इसकी जगह पे, t की जगह पे मुझे v माइनस यू अपॉन में a लिखना है, इक्वेशन 1। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, सॉरी इसको इक्वेशन 1 ना बोल करके इसको बोल दीजिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है? देखिए इधर कैसे हो जाएगा फिर, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू, ये था ना u प्लस वी लिख दो या v प्लस यू लिख दो, एक ही बात है, आपको पता चल जाएगा मैंने v प्लस यू क्यों लिखा है, इनटू v माइनस यू अपॉन में a। देखिए ये v प्लस यू है, वो v माइनस यू है। आइडेंटिटी नंबर 3 मैथ्स, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा देखिए इधर, हमें चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो मिल रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए s इज इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन a लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई में ही तो है, लिख सकते हैं। ऑलराइट, मुझे क्या मिलेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। तो क्या लिख सकते हैं? s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, तो विच मेक्स इट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी डिराइव्ड all the equations, all the three equations, velocity time relation, distance time relation and distance velocity relation, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि डेरिवेशन आता है पेपर में,
तो आपको पता होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स हैं समझ ही नहीं आता है उनको कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को। आई एम वेरी श्योर कि आपको एक दिन समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, बहुत दिन तक देखने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 times a day, 3-4 दिन तक बस। अगर आपको एक बार में समझ आ गया तो यूर इंटेलिजेंट, अगर नहीं आया तो यूर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यूर नॉट इंटेलिजेंट, बट हाँ आपको दोबारा देखने की जरूरत है। ठीक है, ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास दैट इज ऑन वेबएक्स। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना भाई। ऑलराइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।